नमस्कार साथियों, दृष्टि और न्यू विज़न के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं हर्षी सिंह आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में पिछली क्लास में जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उस उत्पत्ति के बारे में हमने ये जाना था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है और इसमें किस किस चीज़ों कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके बारे में ये जाने थे। पहली क्लास में ये था, आपने जो पढ़ा होगा पिछली क्लास में, तो ये देखा होगा कि धूल एवं गैस के कण जो होते हैं वही सारे कण मिल करके एक पिंड के रूप में क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। और वही पिंड एक ठोस रूप में धारण होकर वही आपसे उससे किसका निर्माण होता है, ग्रहों का निर्माण होता है। कुछ ग्रह बन जाते हैं और कुछ उसी से ही तारों का निर्माण होता है। उन्हीं तारों में जिसमें आपकी गैसें सर्वाधिक मात्रा में होती हैं वही आपके कुछ बड़े तारे बन जाते हैं, कुछ आपके छोटे तारे बन जाते हैं। उसमें ही ब्रह्मांड में मैंने बताया था कि ब्रह्मांड में आपकी आकाश गंगाएं हैं। आकाश गंगाओं का आकार किस प्रकार है, सर्पिलाकार है। उसी आकाश गंगा में ही आपके सारे जो ग्रह हैं, अलग अलग आकाश गंगाओं में अलग अलग सारे ग्रह आपके क्या हैं, विद्यमान हैं। आज हम आकाश गंगा के बारे में डीप पढ़ेंगे कि आकाश गंगा में आखिर क्या क्या होता है, कौन कौन सी हमारी जो आकाश गंगा है वो कौन सी है। इसमें से आपके ब्रह्मांड में और भी आकाश गंगाएं 1000 अरब से अधिक आकाश गंगाएं क्या है हमारे ब्रह्मांड में पाई जाती हैं। जिसमें से हमें एक अपनी आकाश गंगा है जो आपकी कौन सी आकाश गंगा है, मंदाकिनी। इसके बारे में आज हमें जानना है कि मंदाकिनी आकाश गंगा जो है वो हमारी कौन सी आकाश गंगा है, ब्रह्मांड में ही विद्यमान एक आकाश गंगा है। उस आकाश गंगा में ही हमारी जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है, वो इस पर इस आकाश गंगा में विद्यमान है। ठीक, अच्छा, जब ये बताया था कि आपकी ये सारी आकाश गंगाएं हैं, इन आकाश गंगाओं का ही जो समूह है वो आपका मिलकर के क्या बना था, ब्रह्मांड बना था। इसी ब्रह्मांड में ही हमने एक आकाश गंगा को निकाला है जो आपकी मंदाकिनी है। उसके बारे में जानेंगे। जो आपकी आकाश गंगा मंदाकिनी है इसमें कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं। इसका आकार कैसा है, जैसा आपको दिख रहा होगा कि ये किस आकार में बना हुआ है, सर्पिलाकार रूप में बने हुए। जो भी आपके ग्रह हैं, जो भी आपके तारे हैं, जो भी आपके उल्का पिंड है, क्षुद्र ग्रह हैं, वो सारे किसमें, इसी सर्पिलाकार रूप में क्या करते हैं, गति करते हैं। ये जो आपके धूल एवं गैस के कण हैं, जब मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो धूल एवं गैस के कण हैं वो आपके इन्हीं से ही क्या बने हुए हैं, पिंड बने हुए हैं। और यही पिंड ठोस रूप में क्या बन गए हैं, एक ग्रह बन गए हैं। कुछ आपके जिनमें गैसों की मात्रा ज़्यादा थी वो आपके क्या बन गए हैं, तारे बन गए। तारों में जो प्रकाश होता है स्वयं का, वो किस वजह से होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। हाइड्रोजन जिसमें सर्वाधिक मात्रा में होती है और हीलियम कुछ कम होती है उससे, और अन्य गैसें कुछ 2.5 या 6% के आसपास पाई जाती हैं। ठीक, तो हम ये देखेंगे जो आपके ये धूल एवं गैस के कण हैं, पहले ये इस रूप में थे, धीरे धीरे ये एकत्रित हुए और एकत्रित होकर के एक पिंड के रूप में आ गए। पिंड के रूप में आ गए, कुछ गैसीय रूप में आ गए। वो आपके इसी गति में, ये जो आपका ये रोटेशन बना हुआ है, इस गति में ही ऐसे चक्राकार क्या करने लगे, गति करने लगे। और यही जो चक्राकार आकृति है यही आपकी क्या कहलाई, आकाश गंगा कहलाई। आकाश गंगाओं के नाम अलग अलग रखे गए हैं। वैज्ञानिकों ने जो हमारी आकाश गंगा को खोज की उसका नाम क्या था, मंदाकिनी था। उस पर ही आपके असंख्य तारे, ये जो आपके बिंदु बने हुए हैं ब्लू कलर के, ये सारे बिंदु क्या हैं, ये आपके तारे हैं। जो ये असंख्य तारे हैं ये भी आपकी ऐसे ही गति करते हुए जाते हैं। और ये जो बीच में है आपका बना है कृष्ण विवर या श्याम छिद्र बोलते हैं इसको। यहाँ पर जाकर के ये सारे तारे या ग्रह या सभी पिंड जाकर के यहाँ पर पे समाप्त हो जाते हैं। ठीक, अब जैसे जानेंगे ये कृष्ण विवर है, इसको श्याम छिद्र भी बोलते हैं। इसके बाद आपकी जो आकाश गंगा की पहली भुजा है वो आपकी भुजा कहलाती है करीना या सजीस्ता भुजा। करीना या सजीस्ता भुजा जो है, इसका कलर कैसा है, ये पूछता है आपसे कोई कि इसका कलर कैसा है, इसका गुलाबी कलर है। इसके बाद आपकी दूसरी भुजा है, दूसरी भुजा जो आकाश गंगा की है वो कौन सी भुजा कहलाती है, ओरियन भुजा। ओरियन भुजा का कलर कैसा है आपका, नौरंगी है। इसके बाद आपकी परासियस भुजा है, परासियस भुजा का रंग कैसा है, नीला है। आपको ये पूछता है तारों की जन्म या तारों का जो भ्रूणावस्था है वो क्या कहलाती है, निहारिका कहलाती है। इसी को निहारिका बोलते हैं और इसी को क्या कहते हैं, तारों की भ्रूणावस्था। मतलब कि यहीं से ही तारों का क्या होता है, जन्म होता है। ठीक, पूछेगा तारों की भ्रूणावस्था का सूचक क्या है, तो निहारिका है, क्योंकि यहीं से ही धूल एवं गैस के बादल हैं जो तारों के रूप में परिवर्तित होते हैं और ऐसे ही सर्पिलाकार रूप में गति करते हुए जाते हैं और जाकर धीरे धीरे किसमें समाप्त हो जाते हैं, ब्लैक होल, कृष्ण विवर या श्याम छिद्र में जाकर के समाप्त हो जाते हैं।
ठीक। अब आपके जो और भी सारे ग्रह हैं, जैसे कि आपके हमारे ग्रह परंपरागत ग्रह में आते हैं, जो आपके 8 ग्रह हो गए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये सारे जो ग्रह हैं ये भी ऐसे ही गति सर्पिलाकार रूप में स्थित हैं और किसकी गति परिक्रमा कर रहे हैं? सूर्य की। सूर्य क्या है? एक तारा है जो आपके इन्हीं ग्रहों को सबको क्या कर रहा है? वो प्रकाशित कर रहा है और स्वयं भी प्रकाशित हो रहा है। सूर्य के क्षेत्रफल में जितने भी तारे आ रहे हैं, जितने भी उल्का पिंड है, जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, नक्षत्र हैं, खगोलीय पिंड जितने भी हैं, उन सभी को कौन प्रकाशित कर रहा है? सूर्य प्रकाशित कर रहा है। ठीक। तो हमने ये जाना आकाशगंगा में क्या होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। पहली भुजा आपकी करीना या सजीस्ता भुजा कहलाती है। दूसरी भुजा आपकी कौन सी कहलाती है? ओरियन भुजा, जिसका कलर कैसा है? नारंगी है। तीसरी भुजा आपकी कौन सी है? परासियस भुजा है, जिसका रंग कैसा है? नीला है। ठीक। इसके बारे में आकाशगंगा के बाद हम ये जानेंगे कि आपकी जो ये तारे हैं इनका जन्म किस प्रकार होता है और तारों का जन्म जो होता है वो किस प्रकार अपनी आयु पूरी करते करते एक अवस्था ऐसी आती है जब वो एक जीवाश्म रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और ब्लैक होल में जाकर के क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। उसके बारे में हम जानेंगे कि तारों का जन्म कैसे होता है। अभी हमने ये पढ़ा कि आकाशगंगा से इस प्रकार से, जैसी आकाशगंगा ये है इसी प्रकार से ही आपके ब्रह्मांड में जितनी भी आकाशगंगाएं हैं उन सब का आकार भी ऐसा ही है। सब में ऐसे ही भुजाएं पाई जाती हैं, सब में अलग अलग ऐसे ही ग्रह हैं, किस तारे हैं, असंख्य तारे विद्यमान हैं जो सब इसी रूप में क्या करते हैं? गति करते हैं। इसके बाद हम जानेंगे जैसे आपका क्या है, तारों का जन्म कैसे होता है। मैंने अभी पहले बताया आपको जो तारों का जन्म है वो किससे हो रहा है? धूल एवं गैस के कणों से हो रहा है। जो धूल एवं गैस के कण हैं यही आपके परिवर्तित होकर के किसमें परिवर्तित हो गए? पिंड के रूप में, और कुछ गैसीय अवस्था में आ गए जिसमें गैस की मात्रा ज़्यादा थी, हाइड्रोजन और हीलियम की। हाइड्रोजन और हीलियम गैस की मात्रा ज़्यादा होने से ये क्या हो गए? छोटे तारे बन गए और कुछ क्या बन गए? बड़े तारे बन गए। 2 प्रकार के आपके तारों का जन्म हुआ। छोटे तारे हो गए, इसके बाद आपके जो बड़े तारे हैं जैसे आपका सूर्य है वो आपका कौन सा तारा है? बड़े तारे के अंतर्गत आता है। इसमें किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है? हाइड्रोजन और हीलियम की, जिसमें हाइड्रोजन आपका हीलियम में क्या होता है? परिवर्तित होता है। इसी तरह आपके जो छोटे तारे हैं जो आपको आसमान में जैसे टूटते हुए तारे दिखाई देते हैं या बहुत ही छोटे छोटे से तारे दिखाई देते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? छोटे तारे के अंतर्गत। उनमें तापमान जो होता है वो जो प्रकाशित होते हैं वो किस वजह से होते हैं? उनमें क्या होती है? गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है। और गैस की मात्रा सर्वाधिक किस गैस की होती है? हाइड्रोजन और हीलियम की। तो आपके ये कौन से तारे हो गए? छोटे तारे हो गए। ये बड़े तारे हो गए। इनमें क्या था? जब ये धूल एवं गैस के कण थे तो जब गैस आपस में एकत्रित हुई तो ये इसमें सर्वाधिक मात्रा में गैस हो गई। अब जब ये गैस है तब ये क्या कर रही है? इसमें ऊर्जा उत्पन्न हुई। जैसे ही हाइड्रोजन आपका, जैसे ही हीलियम का संकुचन होने लगा, हाइड्रोजन क्या होने लगा? हाइड्रोजन का प्रसार होने लगा, तो धीरे धीरे इनमें क्या हो गया? तापमान हो गया। तापमान बढ़ने से इसमें क्या हुई? ऊर्जा उत्पन्न होने लगी और ये ऐसे ही पिंड क्या करने लगे? चारों तरफ ऐसे अपनी ऊर्जा फैलाने लगे और अपने क्षेत्रफल में जितने भी पिंड आपके जो ग्रह थे वो सबको क्या करने लगे? प्रकाशित करने लगे। धीरे धीरे जब ये आगे बढ़े तो इनमें क्या था? हाइड्रोजन जो था वो हीलियम में परिवर्तित हो रहा था। एक समय बाद, कुछ समय बाद हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे कि आप किसी भी चीज़ में, कोई भी आपके पास या गैस है, गैस सिलेंडर होता है तो उसमें जैसे कि जब गैस सर्वाधिक मात्रा में फुल होती है तो वो स्पीड फुल जब करो गैस को तो वो बहुत तेज़ी से देती है ऊर्जा। इसके बाद जैसे ही जैसे गैस की मात्रा उसमें कम होने लगती है वैसे वैसे उसमें क्या होती है? आग कम निकलती है। आप फुल में भी खोल दोगे तब भी क्या होगी? वो कम मात्रा में निकलेगी। वही स्थिति यहाँ पर है कि जब इस तारों में हाइड्रोजन और हीलियम क्या था? सर्वाधिक मात्रा में था। तो इसमें क्या हुआ? जैसे जब हाइड्रोजन सर्वाधिक था तो धीरे धीरे वो प्रसार हो रहा था। कुछ समय बाद जब हाइड्रोजन एक तरह से सिमटता गया, हीलियम में परिवर्तित होता गया, तो उसका आकार क्या होता गया? छोटा होता गया और वो प्रकाश कम करने लगा, मतलब कि आसपास के क्षेत्रफल वालों को प्रकाश कम देने लगा। धीरे धीरे एक अवस्था ऐसी आई कि वो और छोटा हो गया और छोटा होने के बाद फिर वो एक अवस्था ऐसी आई वो जाके जीवाश्म रूप में परिवर्तित हो गया। कब परिवर्तित हुआ? जब उसके पास हाइड्रोजन और हीलियम पूरी तरह से क्या हो गया?
समाप्त हो गया। कब तक प्रकाश दिया? जब तक उसके पास हाइड्रोजन जो था वो हीलियम में परिवर्तित हो रहा था। धीरे धीरे वो हाइड्रोजन का प्रसार कर रहा था। हाइड्रोजन जैसे ही समाप्त होता गया वैसे ही उसका प्रसार क्या हो गया? कम हो गया और वो धीरे धीरे सिमटने लगा। सिमटते हुए जब वो उसकी ऊर्जा समाप्त हो गई तो एक समय बाद वो किस में रूप में? ब्लैक होल या कार्बन के रूप में परिवर्तित होकर के ब्लैक होल में जाकर के समाप्त हो गया। यही चीज़ें आपकी यहाँ से शुरुआत होती है। यहाँ पे आपके धूल एवं गैस के कण थे जो मैंने अभी यहाँ पर बताया आपको। तो धूल एवं जो गैस के कण हैं वो आपके तारे जो बने, यहाँ से तारे चलना स्टार्ट हुए और इसी रूप में जब उनके पास ऊर्जा सर्वाधिक थी तो ऐसे ही वो प्रकाशित करते हुए अपने क्षेत्रफल में जितने भी पिंड आ रहे थे उन सबको क्या कर रहे थे? प्रकाशित कर रहे थे। धीरे धीरे प्रकाशित करते हुए ये आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते बढ़ते इनकी पूरी गति पूरी होती गई और एक अवस्था ऐसी आई जब यहाँ तक पहुँचे तब तक इनके पास क्या हो गया? हाइड्रोजन समाप्त होने लगा, हीलियम में परिवर्तित हो गए। और कुछ समय बाद वो ये जो आपकी संरचना है ये आपकी ये क्या कहलाता है? ब्लैक होल कृष्ण विवर या इसी को श्याम छिद्र कहते हैं। और यहाँ पर ही जाकर के ये तारे क्या हो गए? समाप्त हो गए। यही प्रोसेस आपकी बड़े तारे और छोटे तारे दोनों में होती है। बस अंतर इतना होता है कि आपके जो छोटे तारे होते हैं वो सीधे आपके हाइड्रोजन का प्रसार करते हैं। धीरे धीरे जब इनका हाइड्रोजन कम होता है तब ये किस में पहुँच जाते हैं? लाल दानव चरण में। एक चरण होती है, एक अवस्था होती है, इसका नाम दिया गया है लाल दानव चरण। लाल दानव चरण का मतलब ये होता है कि जब आपके हाइड्रोजन का प्रसार क्या हो जाएगा? कम होने लगेगा, हीलियम में परिवर्तित हो जाएगा और उसके पास एक तरह से देखिए तो 90% ईंधन क्या हो चुका होगा? खत्म हो चुका होगा। तब वो कौन सा चरण आ जाएगा उसका? लाल दानव चरण। लाल दानव चरण के बाद पहुँचते ही दूसरा चरण आता है आपका श्वेत वामन। श्वेत वामन चरण में पहुंचने के बाद तारे की क्या है? 95% ऊर्जा क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। कितनी बचती है? ओनली 5% बचती है। इस 5% ऊर्जा में वो क्या करेगा? स्वयं को ही प्रकाशित कर पाएगा क्योंकि उसके पास इतनी ऊर्जा है ही नहीं। इसके बाद धीरे धीरे जब ये 5% भी कम होने लगती है तब किसमें परिवर्तित हो जाता है? ब्लैक होल में। ब्लैक होल में जाकर के समाप्त हो जाता है और परिवर्तित हो जाता है किसमें? कार्बन के रूप में। ये क्या हो जाता है? कार्बन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हमने सबसे पहले जाना, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। धूल एवं गैस के कण थे। उन धूल एवं गैस के कणों से ही गैसीय पिंड जो थे वो आपके किसके रूप में? तारे बन गए, छोटे तारे और बड़े तारे। छोटा तारा जो था उसमें हाइड्रोजन और हीलियम जो था सर्वाधिक मात्रा में जब होता है तब वो हाइड्रोजन का क्या करता है? प्रसार करता है। और हाइड्रोजन का जैसे प्रसार होता है धीरे धीरे जब वो हाइड्रोजन क्या होने लगता है? कम होने लगता है। वो पूरी तरह से हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होने लगता है तो आपका किसमें पहुंच जाता है? लाल दानव चरण में पहुंच जाता है। लाल दानव चरण में पहुंचने के बाद तारे की जो स्थिति है वो 10% ही वो ऊर्जा उसके पास मुक्त करने की क्षमता रह जाती है। इसके बाद जब वो 10% भी कम होने लगता है तब वो किस में आ जाता है? श्वेत वामन में। और श्वेत वामन में पहुंचते ही उसके पास लगभग एक ना के बराबर, मतलब कि जैसे कहते हैं जीने के लिए सिर्फ जो होता है उतनी 5% ही ऊर्जा क्या रह पाती है उसके पास। इसके बाद एक अवस्था ऐसी आती है जब 5% भी कम हो जाती है तब वो किस में परिवर्तित हो जाता है? ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। ब्लैक होल में जाकर के समाप्त हो जाता है और कार्बन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, जैसे कि आप एक उदाहरण के तौर पे जानेंगे कि जैसे कोई आप आग है, आग को आप जब वो पिंड के रूप में बड़े रूप में रहती है तो वो क्या होती है? काफ़ी देर तक जलती है। और जैसे ही उस आग के टुकड़े को हम 2 टुकड़ों में या काफ़ी टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे तो छोटे छोटे पार्टिकल हो जाएंगे। और वो जब वो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे उनमें भी आग होगी, लेकिन जो बड़ा वाला होगा उसमें ज़्यादा होगी। तो ये जो छोटे वाले हैं, ये छोटे वाले आग के टुकड़े ये क्या हैं? ये छोटे तारे हैं। तो जब तक इसमें आग रहेगी तब तक तो वो आग जलेगी। धीरे धीरे क्या होगा? एक अवस्था ऐसी आएगी कि बहुत ही कम हो जाएगी आग। एक अवस्था ऐसी आएगी और भी कम हो जाएगी। आप उसको फोड़ के भी देखोगे, जैसे आग होती है कंडे की, उसको फोड़ोगे तो उसमें बिल्कुल थोड़ी सी आग रह जाएगी। तो वो क्या कहलाएगा? मतलब कि 5% के बराबर ही रह जाएगी। इसके बाद एक अवस्था ऐसी आएगी जब वो पूरा जो टुकड़ा है वो आपका किस में परिवर्तित हो जाएगा? एक राख के रूप में। यही अवस्था आपकी किस में होती है? तारों में होती है। इसी तरह जब हम बड़े तारे के रूप में पढ़ेंगे, बड़े तारे के भी जन्म से लेकर मृत्यु तक की कुछ घटनाएं छोटे तारे के समान ही होती हैं और कुछ घटनाएं थोड़ा सा अलग होती हैं, उसके बारे में जानेंगे।
जैसे आपका ये छोटा तारा था वैसे ही आपका ये बड़ा तारा है, ठीक। ये भी आपका जब इसमें हाइड्रोजन क्या होता है, सर्वाधिक मात्रा में होता है, तब ये क्या करता है, प्रसार करता है। और जब ये ऐसे ऐसे प्रसार करता है हाइड्रोजन का, तो इससे क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा मुक्त होती है, धीरे धीरे जब ये ऊर्जा क्या होने लगती है, कम होने लगती है, तब वो भी किस में पहुंच जाता है, लाल दानव चरण में। किस में पहुंच गया, लाल दानव चरण में पहुंच गया। इसके बाद लाल दानव चरण में पहुंचने के बाद उसमें एक कंडीशन होती है, जैसे ही लाल दानव चरण में पहुंचा तो मतलब यही है कि इसके पास भी 90% ऊर्जा क्या हो गई, खत्म हो गई, कुछ ही परसेंट बची, 10% ही। अब ये यहाँ पर जब लाल दानव चरण में पहुंचा तो इसके बाद इसमें घटना होती है एक सुपरनोवा की। सुपरनोवा की घटना होती है। उस घटना में क्या होता है कि आपका जो ये पिंड है, जो ये आपका तारा है, यहाँ पर जब पहुँचा था लाल दानव चरण में, तभी क्या कर रहा था, प्रसार कम कर रहा था। धीरे धीरे जब ये प्रसार कम हो गया, 10% बचा, तो यहाँ पर वही तारा विखंडित हो गया, टूट गया, दो भागों में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब जब ये दो भागों में ये पार्टिकल डिवाइड हुआ, तो ये दो भागों में डिवाइड होने के बाद इसका एक पार्ट जो था वो कहलाया आपका मध्यम तारा, दूसरा आपका कहलाया बड़ा तारा। अच्छा, इसकी भी अलग अलग कंडीशंस हैं कि जो आपके ये दो भागों में डिवाइड हुआ, जो आपका मध्यम तारा था वो क्या था, उसकी घूर्णन गति क्या है, सर्वाधिक है। इसकी घूर्णन गति क्या होती है, सर्वाधिक होती, लगभग 1 सेकंड में 30 बार घूर्णन करता है, ठीक है। मतलब कि ब्रह्मांड में जैसे पूछेगा सर्वाधिक घूर्णन गति किसकी होती है, तो मध्यम तारे की होती है। ये टूटकर इससे अलग हुआ और अलग होकर इतनी स्पीड से घूमा, इतनी स्पीड से इसमें घूमा कि पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक स्पीड इसकी थी कि लगभग 1 सेकंड में कितनी बार घूम लेता है, 30 बार घूम लेता है। इसके बाद आपकी जो रेडियो तरंगे हैं वो भी किससे निकलती है, मध्यम तारे से ही रेडियो तरंगों का उत्सर्जन करता है। ये इसकी क्या है, क्वालिटीज़ हैं कि ये क्या क्या करता है, ठीक है। रेडियो तरंगों का उत्सर्जन। अब आपके मध्यम तारा हो गया, दूसरा आपका कौन सा, बड़ा तारा। बड़ा तारा जो था उसका जो क्या है, घनत्व जो है वो क्या होता है, सर्वाधिक होता है। इसका घनत्व ब्रह्मांड के सभी पिंडों में सर्वाधिक घनत्व किसका होता है, तो बड़े तारे का होता है। ये किसमें परिवर्तित हो जाता है, ब्लैक होल में जाकर मिल जाता है। और इसका मतलब कि इसमें घनत्व इतना ज़्यादा होता है कि जो प्रकाश भी है इससे क्या होता है, आर पार नहीं हो पाता है, ठीक। हमने तारे की दो कंडीशन पढ़ी, पहले आपकी छोटे तारे, दूसरे आपके बड़े तारे। पहला तारा जो आपके जो दोनों तारे हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं, धूल एवं गैस के कणों से मिलकर बने हुए हैं। धूल एवं गैस के जो कण हैं वो आपके इकट्ठे होकर एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति या गैसीय पिंड जो है वो आपके इकट्ठे होकर दो रूपों में इकट्ठे हो गए। पहला जो छोटे तारे थे वो किसमें हो गए, वो हाइड्रोजन का क्या करने लगे, प्रसार करने लगे। जब उनमें सर्वाधिक मात्रा में गैस थी तो वो धीरे धीरे क्या करने लगे, प्रसार करने लगे। कुछ समय बाद उनका हाइड्रोजन क्या होने लगा, खत्म होने लगा। जैसे होता है कि कुछ समय बाद ईंधन क्या होगा, कम हो गया। अब ईंधन जब कम हुआ तो वो किसमें पहुंच गया, लाल दानव चरण में। लाल दानव चरण एक अवस्था दे दी गई है कि ईंधन जब उसका तारे का ईंधन कितना खत्म हो जाए, 90% खत्म हो जाए, तो वो कौन सी अवस्था आ गई उसकी, लाल दानव चरण। इसके बाद लाल दानव चरण के बाद जब वो दूसरी अवस्था आती है कौन सी, श्वेत वामन। श्वेत वामन की जो अवस्था आती है उसमें क्या हो जाता है कि उसमें जो आपका ईंधन है वो कितना 95% के करीब समाप्त हो चुका होता है, लगभग 5% ही बचता है। श्वेत वामन में पहुंचने के बाद फिर एक अवस्था आती है कि जिसमें 5% भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, एक कार्बन के रूप में, जीवाश्म रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह आपके जो बड़े तारे के बारे में हमने पढ़ा, बड़े तारे के बारे में हमने ये पढ़ा कि ये जो बड़ा तारा है ये भी छोटे तारे की तरह ही क्या करता है, प्रकाश या ऊर्जा उत्पन्न करता है। धीरे धीरे जो आपका सूर्य है वो किसके अंतर्गत आएगा, बड़े तारे के अंतर्गत आएगा। ये अभी हमें क्या कर रहा है, ऊर्जा दे रहा है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम क्या है, सर्वाधिक है। अभी धीरे धीरे जब वो सर्वाधिक मात्रा उसकी क्या होने लगती, कम होने लगती, कभी ना कभी वो चीज़ें समाप्त होंगी कि नहीं होंगी।
तो वो चीज़ें जब धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं, उसकी भी एक अवस्था आती है लाल दानवचरण जो इसकी थी, उसमें भी इसका 90% ईंधन जब खत्म हो जाता है, उसके बाद इसमें एक घटना होती है सुपरनोवा की घटना। मतलब कि जैसे कि आपका कोई लकड़ी का टुकड़ा है, वो आग में लगाया गया, मोटा टुकड़ा लगा है, वो धीरे धीरे एक अवस्था ऐसी आएगी कि ऑटोमेटिक अपने मन से क्या हो जाएगा, 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। उसी तरह इसमें जब ये 2 भागों में डिवाइड हो गया तो ये किस एक बन गया क्या, मध्यम तारा, एक का नाम दे दिया, एक का नाम दे दिया बड़ा तारा। तो जो मध्यम तारा था, तो मध्यम तारा तो जो था तो वो अलग होकर, ये आपका कौन सा, जैसे ये पार्ट इसका निकल गया अलग, मध्यम तारा था, ये आपका अलग पार्ट निकल कर पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक तेज गति से क्या करने लगा, घूर्णन करने लगा। सर्वाधिक तेज गति, घूर्णन की गति पूछी जाएगी किसकी होती है, तो मध्यम तारे की होती है। ये क्या करता है, लगभग कितनी होगी, 1 सेकंड में लगभग 30 बार घूर्णन करता है। और जो रेडियो तरंगों का क्या करता है, ये उत्सर्जन भी करता है। इसके बाद जो इसका ये वाला बड़ा वाला भाग टूटा हुआ बचा, ये वाला भाग क्या कहलाया, बड़ा तारा। ये भी आपका एक पिंड के रूप में हो गया, एक कार्बन का पिंड बन गया, और ये किस में हो गया, ब्लैक होल में जाकर के समाप्त हो गया। अच्छा, ये जो पिंड है ये क्या है, साइज में भी बड़ा है थोड़ा सा, और ये इसका जो घनत्व तो होता है वो सर्वाधिक होता है, और जो इसका इससे क्या होता है, प्रकाश होता है वो क्या होता है, आर पार नहीं जा पाता। मतलब कि अगर इसका घनत्व इतना भी ज़्यादा है और ये इतना खतरनाक होता है ये बड़ा तारा, कि जब ये ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है उसके बाद ये अगर किसी ग्रह से भी टकरा जाता है तो उस ग्रह को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक, हमने आज 2 चीज़ें पढ़ी। पहली आपकी आकाशगंगा पढ़ी कि आकाशगंगा में कितनी भुजाएं होती हैं, किसका कलर कैसा होता है, कौन सी भुजा का क्या नाम है। इसके बाद हमारी निहारिका, वो निहारिका क्या कहलाती है, तारों की भ्रूणा अवस्था किसको कहते हैं, निहारिका को कहते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी है। जो आपका बीज, ये जो क्या है, ये कृष्ण विवर या श्याम छिद्र कहलाता है। ये जो आपके ब्लू कलर के पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये आपके क्या है, असंख्य तारे हैं जो इसी रूप में क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। वही असंख्य तारे, जो ये छोटे तारे हैं ना, वही असंख्य तारे ही हैं। ये छोटे छोटे रूप में जो हैं ये ऐसे ऐसे गति करते हुए जाते हैं और जाकर कहाँ समाप्त हो जाते हैं, ये आके ब्लैक होल में। ये घटना पूरी ऐसे ही यहीं पर ही कहीं लाल दानवचरण होता है, लाल दानवचरण के बाद श्वेत वामन होगा, श्वेत वामन के बाद क्या हो जाएगा, ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएंगे। ये इनकी क्या स्टेज है, इनके जन्म से लेके मृत्यु तक की। जन्म की स्टेज क्या है, निहारिका, और मृत्यु की स्टेज क्या है, कृष्ण विवर या श्याम छिद्र। ठीक, ये चीज़ समझ में आई। इसके बाद हमने ये पढ़ा कि जो ओरियन भुजा है ये आपकी दूसरी भुजा है। दूसरी भुजा का रंग कैसा है, नारंगी है। आपकी जो पहली भुजा है वो कौन सी है, करीना, या उसी को सजीस्ता भुजा कहते हैं। इसका रंग कैसा है, गुलाबी है। तीसरी आपकी कौन सी है, जो आपकी बाहरी भुजा है वो परासियस भुजा है। इसका रंग कैसा है, नीला है। पूछा जाता है कि निहारिका जो आपकी वो कौन सी भुजा पर स्थित है, या निहारिका का जो जन्म है या निहारिका कहाँ से शुरू होती है, तो मंदाकिनी जो आकाशगंगाएं हैं उन आकाशगंगाओं की सबसे बाहरी भुजा परासियस भुजा में। ठीक है, इसके बाद आपसे क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं, जैसे कि और भी आकाशगंगाएं हैं आपके पूरे ब्रह्मांड में, तो मंदाकिनी के पास ये सबसे सदृश्य जो उसके सबसे नज़दीक आकाशगंगा, उसका नाम क्या है। इसके बाद आपकी पृथ्वी आकाशगंगा की किस भुजा में स्थित है, क्योंकि ये जो भुजाएं बनी हुई हैं इन्हीं भुजाओं में ही सारे ग्रह स्थित हैं। ये पूछता है पृथ्वी आपकी किस भुजा पर स्थित है। ठीक है, आकाशगंगा की किस भुजा पर, या आपके आकाशगंगा जो है वो उस आकाशगंगा की सबसे नज़दीक आकाशगंगा कौन सी है, या आपके जो तारे हैं, जैसे आपका जो सूर्य है वो इस आकाशगंगा के अंदर है, तो सूर्य जो है वो सबसे नज़दीक तारा है किसके, पृथ्वी के। पृथ्वी से दूसरा सबसे नज़दीक तारा कौन सा है, जो इसी आकाशगंगा में ही है। जैसे आपका सूर्य है, सूर्य सबसे नज़दीक है क्योंकि सबसे नज़दीक है तभी तो उससे प्रकाश मिल रहा है। इसके बाद जो सूर्य से दूसरे नंबर पर जो सबसे नज़दीक है पृथ्वी से, वो कौन सा तारा है। इसके बाद आपसे ऐसे ही क्वेश्चन इससे बनते हैं, इनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। पहले आपने जो दूसरी चीज़ें देखी ये था आपका और हमने क्या पढ़ा था, तारों का जन्म एवं तारों की मृत्यु पढ़ी। तारों का जन्म हमने ये पढ़ा कि 2 प्रकार से होते हैं, छोटे तारे और बड़े तारे। छोटे तारे और बड़े तारे 2 रूपों में होते हैं, दोनों की जो प्रोसेस होती है वो एक जैसी होती है लगभग। इसमें क्या होता है, छोटा तारा जब है आपका हाइड्रोजन सर्वाधिक होता है तब वो सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। धीरे धीरे जैसे ही उसका हाइड्रोजन क्या होने लगता है, कम होने लगता है, वैसे ही उसकी ऊर्जा जैसे ही कम होती है तब वो किस में पहुँच जाते हैं, लाल दानव चरण में पहुँच जाते हैं। लाल दानव चरण में पहुँचने के बाद एक अवस्था आती है जब वो किस में पहुँचते हैं, श्वेत वामन में। श्वेत वामन में पहुंचते हैं और श्वेत वामन में पहुंचने पर लगभग इनका ईंधन कितना बचता है, 5%। इसके बाद ये किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, जीवाश्म में। ठीक है,
ये इसकी पूरी प्रक्रिया है जन्म से लेकर मृत्यु तक की। छोटे तारे की यही आपकी किसकी है, बड़े तारे की है। बड़े तारे में भी क्या होता है, ऐसे ही होता है कि बड़ा तारा भी आपका जब तक उसमें सर्वाधिक मात्रा में तापमान होता है तो वो ऊर्जा क्या करता है, मुक्त करता है। धीरे धीरे हाइड्रोजन जब कम होने लगता है, हीलियम में बदलने लगता है, तब वो धीरे धीरे वो चरण, लाल दानव चरण के बाद किस में आ जाते हैं, सुपरनोवा में। और सुपरनोवा की जब घटना हो जाती है, सुपरनोवा की घटना में जो आपका बड़ा तारा है 2 भागों में डिवाइड होता है, और डिवाइड होने के बाद 2 भागों में बंटता है। कौन कौन सा, एक मध्यम तारा, दूसरा बड़ा तारा। मध्यम तारा जो होता है उसकी गति सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक घूर्णन गति होती है 1 सेकंड में लगभग 30 बार। इसके में क्या होता है, रेडियो तरंगों का ये क्या करता है, उत्सर्जन करता है। इसके बाद जो आपका बड़ा तारा है उसमें क्या होता है, घनत्व जो होता है वो सर्वाधिक होता है, और ये भी जाकर के ब्लैक होल में समाप्त हो जाता है। ठीक, तो ये पूरा हमने आज प्रोसेस पढ़ा कि आकाशगंगा के बारे में, आकाशगंगा क्या होती है और तारों का जन्म कैसे होता है और उनकी मृत्यु कैसे होती है। इससे जुड़े जितने भी पॉइंट्स हैं जो आपके परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो मैंने भी बताया कि तारे आकाशगंगा के सबसे सर्वाधिक नज़दीक कौन सी आकाशगंगा है, या पृथ्वी के दूसरे नंबर पर जो आपके तारा है वो कौन सा है, और इसके बाद इसका कलर कैसा है, इसका तापमान जो होता है, जो इसका रंग है वो उसके तापमान का सूचक होता है। ये सब चीज़ें हम आपकी दूसरी क्लास में पढ़ेंगे, उसमें हम सारे पॉइंट्स लिखेंगे, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।